एक बहुत बड़ा बखेड़ा या यूं कहें कि विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक 20 दिनों की पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे कुछ और पत्रकारों के साथ, और वहां पर पाकिस्तान के कई नेताओं या फिर हुक्मरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद से भी मुलाकात की। 1 घंटे तक चली उनकी ये मुलाकात अब सुर्खियों में है, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष ये मानने लगा है कि वेद प्रताप वैदिक कहीं ना कहीं सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां दिखाई दे रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के साथ पाकिस्तान में जाकर मुलाकात करना जो 26 से 11 का मास्टरमाइंड है, क्या इसे वाकई में हमारे देश में अनुमति दी जा सकती है? और इस पर वेद प्रताप वैदिक का कहना है कि वो एक पत्रकार हैं, पत्रकार के हैसियत से उन्होंने हाफिज सईद से मुलाकात की और हाफिज सईद का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, यह बात इतनी आसान नहीं है और इतनी सीधी और सरल भी नहीं है जितनी दिखती है। राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात की इन्हीं तस्वीरों से राज्यसभा में बवंडर खड़ा हुआ है। कांग्रेस सांसद हंगामा कर रहे हैं। बवाल इतना बढ़ा कि सरकार को सफाई देनी पड़ी। Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do. लेकिन अरुण जेटली की सफाई से भी बात नहीं बनी। राज्यसभा में हंगामा होता रहा। कांग्रेस ने वैदिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। He has returned to India. What action the government proposes? One minute. You allow your citizens to openly meet terrorists. What final action will be taken? He should have been arrested. संसद के अंदर सरकार को इस मुलाकात पर जवाब देते नहीं बना। वहीं संसद के बाहर भी बीजेपी के नेता मुलाकात के सवाल पर बचते नजर आए। उनको किसी ने भेजा या खुद गए या कि बुलाए गए, क्या हुआ मुझे पता नहीं। सवाल उठा रही है तो उठाने दो, सवाल तो उठते हैं। पूरे मुद्दे पर वेद प्रताप वैदिक कुछ इस अंदाज में सफाई दे रहे हैं। मणिशंकर जी अय्यर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, परम मित्र की तरह हैं। वो मुझे अपने साथ ले गए थे वहाँ एक संवाद में सेमिनार के लिए, और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और दर्जनों पत्रकार मेरे वहाँ परम मित्र हैं, उन्होंने कहा, मैं मिल लिया। वेद प्रताप वैदिक बाबा रामदेव के सहयोगी हैं, लिहाजा हाफिज सईद से उनकी मुलाकात पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाफिज सईद के खिलाफ भारत में एक माहौल है और कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, खासकर बीजेपी को इस मसले पर कटघरे में खड़ा करके। वीडियो सबूत अल्लाह खान के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वाकई में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि खुद वेद प्रताप वैदिक जी क्या सोचते हैं। न्यूज नेशन पर इस वक्त मौजूद हैं वेद प्रताप वैदिक जी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस से मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वैदिक साहब, शुरुआत आपसे करें, उससे पहले जरा रामदेव जी की बातों को दिखा देते हैं। रामदेव जी पूरे तरीके से समर्थन में आ चुके हैं वैदिक साहब के, और कहना है उनका कि दरअसल हाफिज सईद के हृदय परिवर्तन के लिए वेद प्रताप वैदिक जी उनसे मुलाकात करने गए थे। एक पत्रकार हैं, ऐसे में वैदिक जी के ऊपर किसी भी तरीके के आक्षेप से लोगों को बचना चाहिए। पहले देखिए रामदेव जी ने क्या कहा। मैं आदरणीय वैदिक जी से बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है यदि वैदिक जी उनसे मिले भी हैं तो उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी, और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वैदिक जी, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आपकी ये मुलाकात विवाद का इतना बड़ा विषय और चर्चा का विषय बन जाएगी? मैं आप इस विवाद के बारे में पूछ रहे हैं जी। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये मुलाकात होगी। मैंने सोचा ही नहीं था जी कि हाफिज सईद से मेरी मुलाकात किसी भी दिन हो सकती है। ये तो अचानक हुई। मैं 2 जुलाई को भारत लौटने वाला था। 1 जुलाई को कई टीवी चैनलों ने मेरा इंटरव्यू किया, अखबार वालों ने भी जी। और जब मैंने दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जोरदार गुहार लगाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाफिज सईद से मिले कि नहीं। मैंने कहा मैं कैसे मिलूं, मेरे पास न उनका नंबर है न उसका पता है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं। तो मुझे वहाँ खड़े हुए जर्नलिस्ट ने कहा कि हम बात कराते हैं, अभी आपको एतराज़ है कुछ? मैंने कहा नहीं, आप कराइए बात, पत्रकार हूँ मैं तो सबसे मिलता हूँ। तो एक पत्रकार ने यह भी कहा कि आप मिलने अगर जाएंगे, वो आपसे मिलेगा तो कहीं ड्रोन अटैक न हो जाए, वो अमरीकी कहीं हमला न कर दे, आप फिजूल क्यों मारे जाएं उसके साथ।
मजाक करने लगे। मैंने जी। भी मजाक में उस बात को उड़ा दिया। मैंने कहा मिलेगा ही नहीं मुझसे। आधे घंटे बाद फिर उस पत्रकार का फोन आया। वो फोन क्या आया, वहीं खड़े थे 3-4 लोग जी। उसमें से एक ने कहा कि वो आपका 7 बजे सुबह तय हुआ है उनसे टाइम, और वो मैं दूसरे दिन सुबह 7 बजे पहुंच गया जी। जब 2-4 मिनट हम शुरू में बैठे तो बड़ा वातावरण, एक तनाव का वातावरण था। एक वो मैं जाके कोई बहुत खुश नहीं हुआ, और मुझे लगा कि ये बातचीत या तो 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी जी। या कोई तनातनी हो जाएगी, कोई झगड़ा टंटा खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर जब बातचीत होने लगी, उसने कुछ सवाल मुझसे पूछे, मैंने जवाब दिए। वैदिक साहब, और जरा हम हमारे दर्शकों को बताइए कि हाफिज सईद आपसे क्या जानना चाहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश में आतंक को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, वो आपसे क्या जानना चाहता था हिंदुस्तान के बारे में? हाफिज सईद ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विरोधी दलों के नेता और वहां के सारे बुद्धिजीवी जी। जहां मैं गया, सबने मुझसे पहला सवाल नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा कि नरेंद्र मोदी कैसे आदमी है। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री बन गए हैं जी, तो आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा मुझे पहले आपका ख्याल बताइए। मैंने कहा आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहे, उसको भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया है, अब आपका रवैया क्या है मुझे बताइए। तो ज्यादातर लोगों ने मुझसे ये कहा, ज्यादातर लोगों ने कहा जी कि आपने उसको बनाया है वोट के द्वारा चुन के, तो अब हमको क्या एतराज है। लेकिन वैदिक जी, तो मैंने कहा हाफिज सईद आपसे मोदी जी के अलावा और क्या क्या जानना चाहता था? क्या हाफिज सईद ये जानना चाहता था कि वाकई में उसकी गतिविधियों पर भारत क्या सोचता है? क्या हाफिज सईद ये जानना चाहता था कि जिस आतंक का बीज वो हिंदुस्तान में बो रहा है और सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है, उसका क्या यहां पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, वो उसने मुझसे नहीं पूछा। मैंने उसको अपने आप बताया जी कि मैंने उसको बताया कि आपकी जो गतिविधियां हैं उसका परिणाम यह है कि भारत पाक संबंधों के अच्छे आयाम सब चौपट हो गए हैं। जब भी रिश्ते अच्छे होते हैं कोई न कोई दहशतगर्दी की घटना हो जाती है। और मैंने कहा भारत का एक एक आदमी आपके इन कारनामों पर बेहद दुखी है, बेहद नाराज है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सब अदालतों ने मुक्त कर दिया है। मैंने कहा अदालतों के मुक्त करने से आप निर्दोष नहीं हो जाते हैं जी। अदालतों में कई बार कई बातें सिद्धि नहीं होती हैं, लेकिन जो परमात्मा की अदालत है जी, जो अल्लाह ताला की अदालत है, वो बहुत कस के काम करती है जी। जिन बेकसूर लोगों को मारा गया है बंबई में और दूसरी जगह, क्या उनकी आत्माएं आपको शाप नहीं देंगी? जिन्होंने ये काम किया है वो क्या उनको नरक में जाना नहीं होगा? मैंने दोज़ख शब्द का इस्तेमाल किया जी। तो वैदिक साहब आपकी बातों का असर होता दिखा क्या उस आदमी पर? वैदिक साहब, क्या आपकी बातों का असर देखिए असर हाफिज सईद पर होता हुआ जरा सा भी दिखा? असर तो आप जरा मुझे बताइए कि असर का मूल्यांकन मैं कैसे करूं? जी हाँ, ये जरूर हुआ जी कि मेरे हर आरोप का वो विरोध करता रहा, हर आरोप का विरोध कर, लेकिन बात धीरे धीरे यहां तक पहुंची कि मैंने उससे कहा कि हर आदमी मुझसे पाकिस्तान में पूछता है जी कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं जी। तो मैंने उससे पूछा कि नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान आए तो मैंने कहा आप क्या उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे, कोई बमबाजी करेंगे, कोई नारेबाजी करेंगे? तो उसने एक चौथाई मिनट 10-15-20 सेकंड वो चुप हो गया, और चुप होने के बाद बोले नहीं हम इस्तेकबाल करेंगे। मैंने कहा आप रोज गालियां बकते हैं जी, इस्तेकबाल कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम मुसलमान हैं और हम मेहमान की इज्जत करना जानते हैं। अगर हमारे वजीर आजम उनको पाकिस्तान का मेहमान करके बुलाएंगे जी तो मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा। अच्छा वैदिक साहब, मैंने कहा किसी वजीर आजम का इस्तेकबाल करने से बिल्कुल कुछ एक चीजें अब जरा यहां पर स्पष्ट करनी पड़ेंगी। जब आप हाफिज सईद से मिल रहे थे तो आप एक आतंकी से मिल रहे थे या आप एक ऐसे संगठन के मुखिया से मिल रहे थे जो भारत के विरुद्ध कार्रवाई करता है?
जी, मैं तो एक ऐसे आदमी से मिल रहा था कि जिससे मिलने से मुझे एक बढ़िया इंटरव्यू बनता, एक पत्रकार के नाते एक स्कूप मिलता, और उसके साथ साथ जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा जी कि मुझसे जब लोग मिलते हैं तो सिर्फ वो रिपोर्टिंग का मामला नहीं होता है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। कई मुद्दों पर अपनी राय लोग मुझसे कहते हैं आप दीजिए हमको राय। प्रधानमंत्रियों से जब मेरी मुलाकात होती है, लेकिन देखिए वैदिक साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी मीम साहब और श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि स्वामी रामदेव के साथ आपकी जो सहयोगिता है वो काफी चर्चित है, और जाहिर सी बात है स्वामी रामदेव नरेंद्र मोदी के साथ काफी आगे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसकी पैरोकारी सबसे पहले पत्रकारों के बीच में आप करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है, कोई शक नहीं है, स्वाभाविक बात है कि लोग ये मानेंगे कि अगर आप हाफिज सईद से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है, परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से, या फिर आपके पास कोई मैंडेट है, इसलिए लोग आपके ऊपर आज इतने सवाल उठा रहे हैं। शायद अगर ये इंटरव्यू मैंने किया होता तो इतना सवाल ना उठता। देखिए ठीक बात है। मेरा कहना यह है कि आज तक श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर सारे प्रधानमंत्री मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते रहे हैं जी, और विदेश नीति के मामले में और पड़ोसी देशों के मामले में गलत हो या सही, मुझे वो एक विशेषज्ञ मानते रहे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर मैंने पीएचडी किया है, और पड़ोसी देशों में मैं पिछले 45 साल से आता जाता रहा हूं, और लगभग सब, अगर एक आदमी नहीं तो लगभग सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पड़ोसी देशों के और बादशाह नेपाल और अफगानिस्तान के भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते रहे हैं। कई बार भारत संकट में फंस जाता है तब प्रधानमंत्री लोग मेरी याद करते हैं, और मेरी कोई फीस नहीं है जी। आज तक किसी प्रधानमंत्री से मैंने अपने लिए पत्ता हिलाने के लिए भी नहीं कहा है जी। इसलिए जब मैं वहां जाता हूं तो ये शंका अगर कांग्रेस के लोगों को पैदा होती है तो वो शंका तो स्वाभाविक है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही होते हैं, देश के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, कन भर काम करते हैं और मन भर फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए, तो मुझे किसी से कोई फायदा नहीं चाहिए। इस पर जो राजनीतिक विवाद है वैदिक साहब, मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप अपनी नरेंद्र मोदी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं हुआ। चलिए, मैं इस पर आप अब चाहेंगे कि हम इस पर जरा बातचीत थोड़ा विस्तार से करें। श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी को यह साफ करना पड़ा कि वैदिक साहब के पास भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या सरकार का कोई मैंडेट नहीं था, लेकिन यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्यों राज्यसभा में आज आप स्पष्टीकरण देते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे ये सवाल गलत है, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल गलत है, पहले मुझे बोलने दीजिए। अच्छा जी, वैदिक जी, इसलिए गलत है जी कि आप पत्रकारों की इज्जत पे प्रहार कर रहे हैं। अगर स्वतंत्र कोई पत्रकार है तो उसको किसके मैंडेट की जरूरत है? कौन प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो मुझे मैंडेट देगा? बहुत शर्म की बात है मेरे लिए किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता से मैंडेट लेने की। उनको विदेश नीति मेरे जितनी समझ है? कौन सा मिनिस्टर ऐसा हुआ है भारत में? एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए कि जो विदेश नीति मुझसे ज्यादा समझता हो। मुझे किसके मैंडेट की जरूरत है? नहीं वैदिक जी, यही बात लेकर, बॉस खुद हूं, यही बात लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी, आई एम सॉवरेन ओवर माई सेल्फ। बिल्कुल वैदिक साहब, मैं यही आपकी बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को आज इसके स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है और कांग्रेस इस पर प्रहार करती हुई दिखाई दे रही है कि वैदिक ने किसी से मैंडेट लिया? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। आप मेरा मैंडेट मैं खुद हूं। वैदिक जी, आप सवाल नहीं समझ पाए। मैंने ये सवाल श्रीकांत जी के सामने रखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो आपको मैंडेट दिया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको मैंडेट दिया, ना सरकार की तरफ से आपको कहा गया कि आप हाफिज सईद से बात करें। इसके बावजूद जब कांग्रेस ने प्रघात किया तो भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आ रही है। तो भाई, जब आपने कुछ किया नहीं तो बचाव किस बात का कर रहे हैं आप? श्रीकांत जी, बचाव क्यों करें? किसी को मेरा बचाव करने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं। वैदिक साहब, आपसे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत जी हैं, उनसे पूछा हूं मैं। बचाव करने श्रीकांत जी, अजय कुमार जी, मैं इसका 2 चरणों में जवाब दूंगा जी। पहला तो हाफिज सईद एक आतंकवादी है और वो 26/11 का मास्टरमाइंड है और वो गुनाहगार है। एक षड्यंत्र के तहत
जी। भारत में कई आतंकवादी घटनाओं का वो नेतृत्व भी कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि वो एक आतंकवादी है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक पत्रकार के रूप में जो भी उनकी मुलाकात हाफिज सईद से हुई है, वेद प्रकाश वैदिक जी की, भारतीय जनता पार्टी का और भारत की सरकार का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पहला। दूसरा जी, ये जो आज राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने हंगामा बरपाने की जो कोशिश की है, एक तो ये वही लोग हैं जो हाफिज सईद के गुर्गे बाटला एनकाउंटर में जब मोहनचंद शर्मा को हत्या कर देते हैं, उनकी शहादत हो जाती है, उस पर वो कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करते, बल्कि उल्टा जो हाफिज सईद के गुर्गे हैं उनकी मौत पर कांग्रेस की अध्यक्षा पूरी रात नहीं सोती हैं। तो एक बड़ा अचंभा पैदा हो रहा है कि कांग्रेस जी जमीन में मिल चुकी है और अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए आज राज्यसभा में जो हंगामा बरपाया, तो मीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईमानदारी से जी, मीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मकसद मीम साहब हमारे साथ इसका जवाब लेते हैं। मीम साहब, एक आतंकवादी से हुई है, वो भारतीय नहीं था। जनता पार्टी आप पर लगातार ये प्रहार कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूछा, तमाम तरह की बातें सामने हैं। भाई, आपकी तरफ से भी आपके कुछ एक नेता हाफिज सईद से डिबेट में शामिल हो चुके हैं 2012 में, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। आज वैदिक साहब अगर हाफिज सईद से मिलकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक पत्रकार के तौर पर मिलकर आ रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जो अभी श्रीकांत जी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, ये मेरा ऑडियो ठीक नहीं है, पहले ऑडियो ठीक कराएं तो मैं बात करूं। आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है मीम साहब। साहब आवाज अच्छी आ रही है, लेकिन ये वो मुझे रिपीट हो रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। वो हम ठीक कराते हैं उसको, अगर आप, वरना फिर हमें आपके पास आने में थोड़ा और वक्त लग जाएगा। मेरी भी रिपीट हो रही है आवाज। मैं अभी ये समझ में नहीं, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि हम लोग डायरेक्ट टेलीविजन पर बैठे हैं या क्या है, क्योंकि मैं न्यूज नेशन सामने है मेरे। आप मुझे जी मीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मीम साहब, हम यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, आप जो तकनीकी दिक्कत है उसको जरूर हम दूर करके आपके पास तुरंत वापस आते हैं। पूरी बहस सुनी नहीं है जी, मैं आपके पास तुरंत वापस आता हूं मीम साहब, जो तकनीकी दिक्कत है उसको दूर करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर वैदिक साहब ये है, आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं थी, लेकिन कुछ एक हल्कों से ये बातें कही जा रही है कि आप काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात हो जाए वहां पर। क्या वाकई में ये अलग अलग तरीके के बयान आपसे क्यों जोड़कर देखे जा रहे हैं? नहीं, किससे हाफिज सईद से मिलना आप पहले से चाहते थे, ऐसा कुछ एक लोगों का कहना है जो उस खास करके उस दौरे में, यात्रा में आपके साथ थे। नहीं, मेरा देखो, नहीं, वो बिल्कुल, कौन कहता है मुझे नाम बताइए, किसी ने कि मैंने किसी से कोई बात की हो, एक हाथ का नाम बताइए। मैं तो उनसे ये कहा कि मियां नवाज शरीफ मुझे 25 साल से जानते हैं, उनसे मिलने के लिए मैं रुका हुआ हूं जी। लेकिन दूसरे ही दिन मुझे मालूम पड़ा कि मियां नवाज शरीफ ताजिकिस्तान चले गए, और मियां नवाज शरीफ ने मुझे फोन किया, उनके सेक्रेटरी ने फोन किया कि आप मिल के जाइएगा, मियां साहब आपसे जरूर मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई, उसके दूसरे दिन सुबह ही मैं इस्लामाबाद से चल पड़ा, इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में सब पत्रकारों ने मुझे इंटरव्यू किया, जैसा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान में होता है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बस ये अचानक ही हुआ? इंटरव्यू में बिल्कुल। मीम साहब, आपकी आवाज मुझे लगता है कि अब ठीक हो गई। हुआ, बिल्कुल अचानक हुआ। बिल्कुल मीम साहब, मुझे उम्मीद है कि आपकी ऑडियो प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है वेद प्रताप वैदिक जी की मुलाकात का? जी देखिए, हमारा ये मानना है कि हाफिज सईद एक वांटेड है और हमारे देश के अंदर उनको एक अपराधी घोषित किया जा चुका है, और ऐसा वैसा नहीं, वो एक टेररिस्ट के रूप में आपके सामने है। और मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सीनियर है वैदिक जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, कि उनको ऐसी क्या अट्रैक्शन नजर आई कि वो चले गए, नंबर 1। दूसरी अहम बात यह है कि आप किसी डेलीगेशन में, अभी कई मैं चैनल्स पर बैठा हुआ था, एक भारतीय जनता पार्टी के साहब कह रहे थे कि वो तो कांग्रेसी डेलीगेशन में गए थे। अब पता नहीं वैदिक जी को वो कांग्रेसी समझते हैं, क्या समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आई बात। नहीं। मैंने उनसे कहा कि डेलीगेशन नहीं था, ये वहां इनवाइट किया गया, ये तो वैदिक जी ही बताएंगे। और वो लोग वापस आ गए, रुक गए।
और रुकने के बाद मिले हैं। अरे अब बुनियादी बात यह है वैदिक जी से कि वो वहां पर मिले। जी। सवाल यह है जी, वो पुराने आदमी हैं, उनकी उम्र 70 साल है और उनको सारी हिस्ट्री याद है। अभी आपको याद होगा कि परिणति अरुंधति राय, उनको उन्होंने मीम साहब, एक नक्सलाइट लीडर से मुलाकात की थी। मीम साहब अगर भारतीय जनता पार्टी मीम साहब अगर ऐसी बात है, हिंदुस्तान को क्षमा करेंगे मीम साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जी। अगर ऐसी बात है तो आप एक कांग्रेस एक के बात वरिष्ठ बताइए नेता मुझे, ने भी कांग्रेस, मीम साहब कांग्रेस के एक जी। वरिष्ठ नेता ने भी 2012 में एक टेलीविजन डिबेट में हाफिज सईद के साथ करीब आधे घंटे की चर्चा की थी। आपको उस वक्त भी उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, उन्हें भी जेल भेजने की बात करनी चाहिए थी। टेलीविजन डिबेट पर अजय जी मैं बड़ा हैरान हूं, मुझे बड़ा हैरानी है जी कि आप टेलीविजन डिबेट में मैं आपके सामने यहां बैठा हुआ हूं जी, आपने कितने लोगों को डिबेट में बिठा रखा है? मेरी कोई मुलाकात हो रही है उनसे? मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं क्या? अरे तो नहीं, लेकिन 1 to 1 मुलाकात हो नहीं, 1 to देखिए जो वैदिक जी का दोहरा मापदंड है। देखिए सुनिए, ये दोहरा मापदंड है। वैदिक जी का बयान सुना, वैदिक जी का बयान सुना मेरा। नो दोहरा नहीं। अरे अजय जी आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा। अभी आपको याद होगा एक उर्दू पत्रकार ने, इनके भी दोस्त हैं बहुत अच्छे, इनके भी दोस्त हैं हमारे वैदिक जी के जी, उन्होंने जगजीत सिंह चौहान का इंटरव्यू लिया था लंदन में और आके अपने अखबार में फ्रंट पेज पर छापा था और 50 गालियां उनके बारे में लिखी थी और उसके बाद वो इंटरव्यू छाप दिया था। आपको पता है क्या कार्रवाई हुई थी? ये कार्रवाई हुई थी कि उन पर टाटा लगा दिया गया था और वो जेल भेज दिए गए थे और 2 महीने तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। इनके भी दोस्त हैं। वैदिक साहब आप जवाब देना चाहेंगे मीम साहब के इन तमाम आरोपों का? गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। वैदिक साहब आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ। दूसरी तरफ नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जो लोग ये कह रहे हैं मीम साहब आपने जो बातें उठाई उसका जवाब, वैदिक साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो ले लीजिए कम से कम। वैदिक साहब हाँ, मैं पूछता हूं हमारे दोस्त मीम अफजल साहब से कि आप ये बताइए कि शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ ये जो बर्ताव किया गया, क्या उसको वो ठीक मानते हैं? एक पत्रकार को आप इसलिए जेल कर दें कि वो किसी का इंटरव्यू करे? हाँ, अगर वो पत्रकार वहां जाके उसको हथियार सप्लाई करता है, पैसे सप्लाई करता है, और मैं तो ये कहता हूं कि उसको आइडियाज देता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे वो कार्रवाई करे, तो आप जरूर उसको गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि वो गुनाह में शामिल है। लेकिन अगर पत्रकार अपना धर्म निभा रहा हो कि प्रश्न पूछ रहा हो, सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहा हो, उसका दिमाग कैसे काम करता है, क्या वजह है, उन वजूहात को जानने की कोशिश करता है जिससे वो तशद्दुद कर रहा है। हमारे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। वैदिक साहब वो तो आप पर एहसान है। बिल्कुल मीम साहब, इसका छोटा जवाब, एक छोटा जवाब मीम साहब इसका। इस पर एहसान है मीम साहब कि जिस आदमी को कोई पूछ नहीं सकता, निकट उसके जा नहीं सकता, मैं उसके यहाँ मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है वैदिक जी, मैं आपको बता दूं ना, आपने किसी के ऊपर कोई एहसान किया है। मेरा ये मानना है कि आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में ये बात कही है, मैंने तो अपना धर्म निभाया। मोदी जी के बारे में उन्होंने अपना कुछ धर्म कहा आपको, और आपने सफाई में ये पेश किया, आपने सफाई पेश की कि मोदी जी ने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अच्छा, मोदी जी ने मुसलमानों के बारे में कभी गलत बात नहीं कही। और आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी ने कभी कुछ नहीं कहा। आप कभी मत बोलिए हिंदुस्तान के दौरान, चुनाव के दौरान तो खूब कहा। चलिए मीम साहब, खूब उन्होंने कहा। मीम साहब चुनाव के दौरान ही कहा। 20 तकरीरें हैं कम से कम। अच्छा, मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हमारे पास कम है, या मिस इन्फॉर्म कर, हमारे पास वक्त कम है। मीम साहब, वैदिक जी, मीम साहब वक्त कम है हमारे पास, क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा विवाद बनता दिख रहा है जिस तरीके से वेद प्रताप वैदिक जी की इस यात्रा को देखा जा रहा है। हाफिज सईद से उनका मिलना एक पत्रकार के तौर पर बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर इसकी राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं तो वाकई में कई सवाल उठते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप साथ हैं।